नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के 8वें सप्ताह में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज 8वें सप्ताह का प्रथम दिन है। इससे पूर्व के सप्ताहों में तर्क संग्रह ग्रंथ के क्रम के अनुसार हम लोगों ने प्रत्यक्ष परिच्छेद तक चर्चा की है। जो तर्क संग्रह में प्रत्यक्ष खंड है, जिसमें प्रत्यक्ष ज्ञान का निरूपण, उस ज्ञान के जनक सन्निकर्षों का निरूपण, ज्ञान के भेदों का निरूपण एवं उस ज्ञान के करण का निरूपण किया गया है। इसके पश्चात, प्रत्यक्ष के पश्चात जो दूसरा प्रमाण आता है, उसकी संज्ञा है अनुमान। जिस प्रकार प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, उसी प्रकार अनुमान भी एक प्रमाण है। जैसा कि पूर्व के पाठों में यह बताया जा चुका है कि न्याय दर्शन में 4 प्रमाणों को स्थान दिया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द ये आते हैं। तो अब 8वें सप्ताह में एवं 9वें सप्ताह में भी, इन 2 सप्ताहों में हम अनुमान प्रमाण पर चर्चा आरंभ करेंगे, चर्चा करेंगे। इन 2 सप्ताहों को इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ग्रंथ के क्रम में प्रथम सप्ताह, इस 8वें सप्ताह में हम अनुमान प्रमाण में परार्थानुमान निरूपण पर्यंत जो ग्रंथ भाग है, उस ग्रंथ भाग पर चर्चा करेंगे। उस ग्रंथ भाग में प्रतिपादित विषयों पर चर्चा करेंगे। आज 8वें सप्ताह का प्रथम दिन है। आज के दिन हम अनुमान के लक्षण को देखेंगे। ग्रंथ में प्रतिपादित जो अनुमान का लक्षण है उनको देखेंगे। फिर अनुमिति के लक्षण पर चर्चा करेंगे। फिर परामर्श के लक्षण पर चर्चा करेंगे और उसके बाद परामर्श के उदाहरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के व्याख्यान का आरंभ हम अनुमान के लक्षण से करते हैं। अनुमान प्रमाण का क्या लक्षण है? जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण प्रत्यक्ष ज्ञान का करण होता है, उसी प्रकार अनुमान प्रमाण का भी लक्षण अनुमिति रूप जो अनुभव है, उस अनुभव का करण ही अनुमान है। किंतु वह करण कौन सा है? किसे अनुमिति का करण माना जाता है? अनुमिति किसे कहते हैं? और अनुमिति को उत्पन्न करने के लिए और कौन कौन से कारणों का प्रयोग होता है, या और कौन कौन से कारण होते हैं अनुमिति के प्रति? इन सभी विषयों का निरूपण इस प्रकरण में किया जा रहा है, अनुमान प्रमाण के प्रकरण में। तो जैसा कि यह अनुमान शब्द है, इस अनुमान शब्द में ही अनुमान शब्द का अर्थ भी छिपा ही हुआ है। जो लोग संस्कृत के व्याकरण से परिचित होंगे, वे लोग जानते हैं कि अनुमान शब्द में हम 3 भाग कर सकते हैं, अनु, मा और अन। जिसमें अनु यह उपसर्ग है, मा यह धातु है एवं अन यह प्रत्यय है। अब इसमें जो अनु का अर्थ है वह है बाद में, अर्थात पश्चात। मा का अर्थ है ज्ञान और अन का अर्थ है करण। तो इस प्रकार से पश्चात जायमान जो ज्ञान है, पश्चात अर्थात बाद में। अब किसके बाद में? तो हेतु के ज्ञान के बाद में, परामर्श के बाद में। इस विषय को हम समझेंगे आगे के पाठों में।
तो किसी ज्ञान के पश्चात या परामर्श रूप ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, जो अनुभव है, उस अनुभव के करण को अनुमान प्रमाण कहते हैं या अनुमान कहते हैं। अनुमान शब्द का यह अर्थ होता है। यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि किसी ज्ञान के बाद में, अर्थात किसी ज्ञान से हमको परामर्श ही लेना है। आगे हम इस विषय को और स्पष्टता से समझेंगे। तो परामर्श के बाद जो ज्ञान होता है, जो अनुभव हमें होता है, उस अनुभव का नाम है अनुमिति, जो कि परामर्श से उत्पन्न होता है। उस अनुमिति रूप अनुभव का जो कारण है, जो असाधारण कारण है, उसी को शास्त्रों में अनुमान प्रमाण कहा जाता है। तो अनुमान का लक्षण इस प्रकार से कहा गया है तर्क संग्रह में, अनुमितिकरणम अनुमानम, जो कि अनु और मा इन दो शब्दों के द्वारा अनुमिति इस अर्थ का हमें लाभ होता है। अनुमा का अर्थ है अनुमिति और अन का अर्थ है करण। तो इस प्रकार से अनुमान शब्द के द्वारा ही अनुमान के लक्षण का भी हमें लाभ होता है। तो अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं, ऐसा ग्रंथकार ने तर्क संग्रह में आचार्य ने लिखा है। अब इसका अभिप्राय क्या है? तो अनुमितिनिष्ठ कार्यता निरूपित असाधारण कारणताश्रयत्वम अनुमानस्य लक्षणम, अर्थात जिस असाधारण कारण से अथवा जिस कारण से अनुमिति उत्पन्न होती है, उस करण को अनुमान कहते हैं। जैसे जिन करणों से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, उन करणों को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। उसी प्रकार जिन करणों से अनुमिति रूप अनुभव उत्पन्न होता है, उस करण को हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर अनुमितिनिष्ठ कार्यता निरूपित असाधारण कारणताश्रयत्वम अनुमानस्य लक्षणम, इसके द्वारा बताया गया है। इसका सामान्यतः अनुमान से आप परिचित होंगे ही। अनुमान में होता क्या है? अनुमान का अर्थ गेस नहीं है। अनुमान एक विशेष प्रकार का अनुभव है। जिस प्रकार प्रत्यक्ष एक अनुभव है, अनुमान अर्थात अनुमिति भी एक प्रकार का अनुभव है, और उस अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं। अब यह अनुमिति है क्या? तो अनुमिति का अर्थ है कि बाद में होने वाला ज्ञान। ये तो अनु और मा इन दोनों शब्दों से अर्थ प्राप्त हो ही रहा है। तो ऐसा ज्ञान जो परामर्श से उत्पन्न होता है, उसे हम अनुमिति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई पदार्थ कहीं किसी पदार्थ में है अथवा नहीं है, इस प्रकार का संदेह जब हमें होता है, तो इस संदेह की निवृत्ति कब होती है? जब हम यह जान लेते हैं कि वहाँ वह पदार्थ है या वहाँ वह पदार्थ नहीं है। इस प्रकार का यदि हमें निश्चय हो जाता है, तो वह पदार्थ वहाँ पर है अथवा नहीं है, इस प्रकार का जो हमारा संदेह है, वह संदेह निवृत्त हो जाता है। अब वो निश्चय जो होता है, वो यदि वह पदार्थ इंद्रिय सन्निकृष्ट हो, यदि इंद्रिय के साथ उस पदार्थ का सीधे सीधे सन्निकर्ष ही हो जाए, तब तो उस पदार्थ का जो निश्चय होगा वह प्रत्यक्ष अनुभव रूप निश्चय होगा। किंतु यदि वह पदार्थ इंद्रियों से सन्निकृष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी यदि हम उस पदार्थ के ज्ञान के हेतुओं को उस जगह पर पाएंगे, तो उन हेतुओं के ज्ञान से हमें उस पदार्थ का ज्ञान वहाँ पर हो सकता है, अथवा उस पदार्थ के न होने के जो हेतु होंगे, उन हेतुओं का यदि हमें ज्ञान होगा, तो उन हेतुओं के ज्ञान से हमें उस पदार्थ के
न होने का भी ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक नदी जिसमें जल का स्तर अत्यंत कम था, 2 दिनों बाद कोई उस नदी को देखता है तो उसमें जल का स्तर अत्यंत बढ़ा हुआ उसे दिखता है। उसी व्यक्ति ने 2 दिनों पहले उस नदी के जल के स्तर को कम देखा था और उस नदी फिर उसी व्यक्ति ने 2 दिन बाद उस नदी के जल के स्तर को बढ़ा हुआ, अत्यधिक बढ़ा हुआ देखा। तो जब उस नदी के जल के स्तर को उसने अत्यंत बढ़ा हुआ देखा तो इसको देख करके वह एक अनुमिति उसे होती है कि कहीं पर वृष्टि हुई है या कहीं पर अत्यंत जल की वृष्टि हुई है या वर्षा है, जिसके कारण नदी के जल का स्तर इतना बढ़ा हुआ है। या आजकल के समाज के हिसाब से कहीं पर डैम किसी ने खोल दिया हो तो भी जल का स्तर बढ़ सकता है। तो दोनों ही कारण हो सकते हैं। पहले के समय उतने बांध इत्यादियों का तो पता नहीं मुझे, किंतु वृष्टि की अनुमिति इस जल के स्तर को बढ़ा हुआ देख करके होती है। इस प्रकार के उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो ये जो वृष्टि होने की बात है, यह वृष्टि होने का निश्चय उस जल के स्तर को बढ़ा हुआ पा करके हम करते हैं। तो ये जो निश्चय होता है इसी को हम अनुमिति कहते हैं। तो किसी पक्ष में हेतु के ज्ञान के बाद होने वाले साध्य के ज्ञान को अनुमिति एवं उसके कारण अर्थात असाधारण कारण को अनुमान कहते हैं। जैसे पर्वतो वन्यमान, यह अनुमिति है एवं उसका कारण अनुमान है। यहाँ पर जो प्रसिद्ध उदाहरण है उसके विषय में हम यदि थोड़ी चर्चा करें तो पर्वतो वन्यमान, यह अनुमिति रूप अनुभव का उदाहरण दिया जाता है कि पर्वत में वन्नी है, इस प्रकार का ज्ञान। तो इस प्रकार के ज्ञान को हम अनुमिति कहते हैं एवं उसका जो कारण है उसे हम अनुमान कहते हैं। तो किसी व्यक्ति को यदि पर्वत में अग्नि है कि नहीं है, इस प्रकार का संदेह है और वह पर्वत के समीप में जाता है और वहां जा कर के देखता है कि उस पर्वत से एक धुआं उठ रहा है, उस पर्वत से ही उठ रहा है वह। तो इस प्रकार जब वो धुएं को देखता है तो धुएं को देख करके उसको अग्नि तो नहीं दिख रही है वहां कहीं भी, किंतु उसको ऐसा निश्चय हो जाता है कि इस पर्वत में अग्नि है। इस प्रकार का जब वह निश्चय कर लेता है तो इसी निश्चय को हम अनुमिति कहते हैं। और इस निश्चय का जो कारण है अब वो क्या है, इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो उस कारण को हम अनुमान कहते हैं। अनुमिति एक विशेष प्रकार का अनुभव है। यह अनुमिनोमी इस प्रकार के इस अनुव्यवसाय के द्वारा हमें पता चलता है। जैसा कि हम पिछले सप्ताह के पाठ में अनुव्यवसाय का निरूपण कर चुके हैं, तो अनुव्यवसाय ज्ञान के बाद होने वाला, उस ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान होता है जिसके द्वारा पूर्व ज्ञान की जाति का निर्धारण हम करते हैं। अनुव्यवसाय मानस प्रत्यक्षात्मक होता है। तो इस प्रकार से वह पर्वत में जब धूम को देखने के बाद जब उसे अनुमिति होती है, तो अनुमिति होने के बाद, निश्चय होने के बाद कि पर्वत में वन्नी है, पर्वत वन्नी वाला है, पर्वत अग्नि वाला है, इस प्रकार का निश्चय होने के बाद वह अनुमिनोमी इस प्रकार का मानस प्रत्यक्ष उसे होता है। अनुमिति होने के बाद अनुमिनोमी इस प्रकार का मानस प्रत्यक्षात्मक अनुव्यवसाय होता है। इस अनुव्यवसाय के द्वारा जो पूर्व में जो पर्वत में वन्नी है, इस प्रकार का जो उसको अनुभव हुआ था, उस अनुभव में रहने वाली एक जाति जिसका नाम अनुमितित्व है, इस अनुमितित्व जाति की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से अनुमितित्व जाति जिन जिन अनुभवों में विद्यमान है वे सभी अनुभव अनुमिति कहलाते हैं। अर्थात जिन अनुभवों के बाद हमें अनुमिनोमी इस प्रकार का अनुव्यवसाय होता है, मैं अनुमान करता हूं इस प्रकार का अनुव्यवसाय होता है, उन अनुभवों को हम अनुमिति कहते हैं। तो आप यहां पर चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं।
अनुमिति के पूर्व जो विषय अज्ञात होता है उसे साध्य कहते हैं। यहाँ पर 3 टर्म्स जो कि अत्यंत जानने योग्य टर्म्स हैं, शब्द हैं, जैसे साध्य, पक्ष और हेतु। इनको अच्छी प्रकार से समझना अत्यंत अनिवार्य है, अन्यथा अनुमिति की प्रक्रिया को समझना अत्यंत कठिन होगा। इसलिए मैं इस चित्र के साथ प्रस्तुत हूं। इस चित्र में हमने पक्ष, धूम और साध्य इन तीनों को बतलाने की कोशिश की है। तो यहां पर पक्ष कौन है? तो पक्ष है पर्वत। पर्वत है पक्ष, ये जो पर्वत है, और हेतु है ये धूम, जो धूम उठ रहा है पर्वत से, यह हेतु है। और अग्नि हम देख नहीं सकते हैं यहां पर, किंतु अग्नि है वहां पर, इस प्रकार की अनुमिति हमें होती है। तो अग्नि वहां पर साध्य है, अग्नि को ही वह्नि कहते हैं, तो वह्नि साध्य है। धूम, धूम अर्थात धुआं, धुएं को अब हम धूम कहेंगे, तो धूम हेतु है और पर्वत पक्ष है। तो इस प्रकार से अनुमिति के पूर्व जो हमको अज्ञात है, अभी हमें अनुमिति अर्थात पर्वत में वह्नि है इस प्रकार के निश्चय के पूर्व में वहां पर वह्नि है इस प्रकार का हमको निश्चय नहीं था, हमको संदेह था। तो संदेह था, अतः जो वह्नि है वह ज्ञात नहीं था। तो ज्ञात जो विषय ज्ञात नहीं होता है और जिसको हम सिद्ध करते हैं वहां पर हेतुओं के द्वारा, उसको साध्य कहते हैं। तो हमें यहाँ वह्नि को सिद्ध करना है, यहाँ पर्वत में वह्नि है इसको सिद्ध करना है, तो इसलिए वह्नि यहाँ पर साध्य कहलाएगा। और जिस आश्रय में साध्य की सिद्धि होती है उसे पक्ष कहते हैं। तो जहां पर हम वह्नि को सिद्ध कर रहे हैं, इस पर्वत में हम वह्नि को सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो यह पर्वत पक्ष है। तो जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं वह्नि को, वह वह्नि साध्य है और यह पर्वत पक्ष है जिसमें हम सिद्धि कर रहे हैं। जिस आधार में, जिस धर्मी में हम उस धर्म को, वह्नि रूप धर्म को सिद्ध कर रहे हैं, उस धर्मी को हम पक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर पर्वत पक्ष है और जिसके ज्ञान से इस धर्म की सिद्धि जिसके ज्ञान से पक्ष में होती है उसको हम हेतु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर धुएं को आप देख सकते हैं, धूम को, यदि हमको वहां धूम का ज्ञान नहीं होता तो हम वहां पर वह्नि की सिद्धि उस पर्वत में नहीं कर सकते थे। तो जिसके ज्ञान से पक्ष में साध्य की सिद्धि होती है उसको हेतु कहते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों पक्ष को, साध्य को एवं हेतु को अच्छी प्रकार से समझना अनुमिति को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसकी प्रक्रिया को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर पर्वत पक्ष है, वह्नि जो कि अज्ञात है, अनुमिति के पूर्व अज्ञात है, वह साध्य है, उसकी सिद्धि करनी है वह्नि की, और जिसके ज्ञान से हमें वह्नि का ज्ञान यहाँ हो रहा है वह धूम हेतु है। तो इस प्रकार से पक्ष, साध्य एवं हेतु ये तीनों यहाँ पर अनुमिति में और अनुमान प्रमाण के निरूपण के प्रसंग में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अब यहाँ पर धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतनिष्ठ विशेष्यता निरूपित, ये जो इस पर्वत को देख करके हमें जो ज्ञान हो रहा है वो पर्वतो धूमवान इस प्रकार का ज्ञान हो रहा है, इसे पक्षधर्मता ज्ञान कहते हैं। इसके विषय में भी हम आगे निरूपण करेंगे। इसके पश्चात हम अनुमिति का लक्षण संक्षेप में ग्रंथ के क्रम के अनुसार देख लेते हैं। अनुमिति का लक्षण अथवा असाधारण धर्म है परामर्श जन्यत्व एवं ज्ञानत्व, अर्थात आचार्य अन्नम भट्ट जी ने तर्क संग्रह में परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति इस प्रकार कहा है। अतः परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमितेः लक्षणम, इस प्रकार से हमें अनुमिति का लक्षण प्राप्त होता है। अर्थात जिस अनुभव में परामर्शजन्यत्व भी हो एवं ज्ञानत्व भी हो उस अनुभव को हम अनुमिति कहते हैं। तो इसका यदि हम न्याय की परिष्कृत शैली में इस लक्षण को कहने का
प्रयास करें तो परामर्श निष्ठ जनकता निरूपित जन्यता आश्रयत्वे सति ज्ञानत्वम, इस प्रकार से अनुमिति का परिष्कृत लक्षण होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में इसका परिष्कार का प्रदर्शन किया गया है। परामर्श निष्ठ जनकता से निरूपित जन्यता का आश्रय और ज्ञानत्व का आश्रय, इन दोनों का आश्रय अनुमिति रूप अनुभव होता है। यदि हम इस लक्षण में से ज्ञानत्व को हटा दें तो केवल लक्षण हमारा बचेगा परामर्श निष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्व। ऐसी स्थिति में परामर्श से जन्य परामर्श के ध्वंस के भी होने के कारण उस ध्वंस में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए लक्षण में द्वितीय दल को अर्थात ज्ञानत्व को भी देना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञानत्व दल के दे देने पर ध्वंस में ज्ञानत्व के न रहने के कारण अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है। उसी प्रकार यदि केवल हम ज्ञानत्व को ही अनुमिति का लक्षण मानेंगे तो सारे अनुभवों में सारे ज्ञानों में ज्ञानत्व के होने के कारण सभी ज्ञानों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अनुमिति से भिन्न ज्ञानों में भी ज्ञानत्व है, अतः उनमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसके वारण करने के लिए परामर्श जन्यत्व, ये प्रथम दल को देना भी अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो अनुमिति से भिन्न ज्ञान है उनके परामर्श से जन्य न होने के कारण उनमें अतिव्याप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से अनुमिति का लक्षण हुआ परामर्श जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम, ये दो धर्म। तो अनुमिति के लक्षण के बाद हम परामर्श के लक्षण को भी देखेंगे संक्षेप में। परामर्श का लक्षण अथवा असाधारण धर्म है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानत्व। आचार्य अन्नम भट्ट जी ने तर्क संग्रह में परामर्श के लक्षण को बताते हुए कहा है कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः, अर्थात यहाँ पर दो तीन चीज़ें जो नए नए टर्म हैं उनको हमको समझना आवश्यक होगा, तभी हम ये इस विषय को हम समझ पाएंगे कि क्या व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो नए नए टर्म हैं उसमें व्याप्ति एक टर्म है और एक टर्म है पक्ष धर्मता। इन दोनों को हमको समझना होगा और ग्रंथ के क्रम में ही आचार्य ने इन दोनों को बताया भी है कि व्याप्ति किसे कहते हैं, पक्ष धर्मता किसे कहते हैं। ये सभी विषयों का प्रतिपादन ग्रंथ के क्रम के अनुसार होगा। किंतु यहाँ पर यह जो विशिष्ट शब्द है, विशिष्ट शब्द का अर्थ है प्रकारता निरूपक। तो चूंकि हम लोग प्रकारता विशेष्यता इत्यादि धर्मों के विषय में पढ़ चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर यह समझना थोड़ा आसान है आप लोगों के लिए कि विशिष्ट का मतलब प्रकारता निरूपक, अतः व्याप्ति विशिष्ट का क्या अर्थ हुआ, व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपक। तो यहाँ पर जो व्याप्ति विशिष्ट है इतना जो अंश है इसका अर्थ हुआ व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपक, इस प्रकार अर्थ हुआ। धर्मता शब्द का अर्थ है संबंध यहाँ पर, तो धर्मता अर्थात संबंध। तो पक्ष धर्मता यहाँ पर ता नहीं है, पक्ष धर्मता अर्थात पक्ष संबंध। तो व्याप्ति विशिष्ट का अर्थ हुआ व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपक और पक्ष धर्मता का अर्थ हुआ पक्ष संबंध। तो वह ज्ञान इस प्रकार, अब परामर्श का लक्षण क्या होगा, तो वह ज्ञान जो व्याप्ति में रहने वाली प्रकारता का निरूपक हो एवं पक्ष का संबंध भी जिसमें विषय हो, पक्ष संबंध निष्ठ विषयता निरूपक हो, व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपक हो, पक्ष संबंध निष्ठ विषयता निरूपक हो, उस ज्ञान को हम परामर्श कहते हैं। अर्थात जिस ज्ञान में व्याप्ति प्रकार के रूप में भासित हो रही हो और पक्ष का संबंध भी वहां पर भासित हो रहा हो, जिस ज्ञान में, उस ज्ञान को हम परामर्श कहते हैं। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से ये बताया गया है। इसमें तीन दल है, व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपकत्व, पक्ष संबंध विषयकत्व और ज्ञानत्व। तो ऐसे ज्ञान को हम परामर्श कहते हैं जिनमें ये तीन धर्म विद्यमान होते हैं। तो व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपकत्व, पक्ष संबंध विषयकत्व और ज्ञानत्व, इन तीनों दलों में यदि हम केवल ज्ञानत्व दल को ही लक्षण में रखेंगे तो प्रत्यक्ष इत्यादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए केवल ज्ञानत्व को हम
नहीं रख सकते हैं, अपितु व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपकत्व और पक्ष संबंध विषयकत्व, इन दोनों को भी रखना है। प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति तो नहीं होती है, जहाँ पर विषय यह है कि व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपकत्व और पक्ष संबंध विषयकत्व और ज्ञानत्व, इन तीनों दलों में से केवल ज्ञानत्व को ही हम परामर्श का लक्षण कहेंगे। तो किसी भी ज्ञान में ज्ञानत्व के होने के कारण परामर्श के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ज्ञान हम ले लें जिसमें पक्ष का संबंध भी विषय नहीं है, जिसपे व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता का निरूपक, जो ज्ञान व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता का निरूपक भी नहीं है। जैसे यह घट है इस प्रकार का जो प्रत्यक्ष है, यह घट है इस प्रकार के प्रत्यक्ष में व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपकत्व नहीं है, पक्ष संबंध विषयकत्व नहीं है, किंतु ज्ञानत्व इस ज्ञान में भी है। अतः इस ज्ञान में भी परामर्श के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए इस अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए पक्ष संबंधकत्व का भी निवेश करना चाहिए। यदि पक्ष संबंध विषयकत्व का भी निवेश करना चाहिए, यदि पक्ष संबंध विषयकत्व का निवेश कर देंगे तो अयम घटा इस प्रकार का जो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष में पक्ष संबंध विषयकत्व नहीं है, उसमें कोई पक्ष के संबंध का हमको भान नहीं हो रहा है। इसलिए उस ज्ञान में ज्ञानत्व के रहने पर भी पक्ष संबंधकत्व के न रहने के कारण उसमें अतिव्याप्ति नहीं होती है। किंतु केवल इतना ही कहेंगे कि पक्ष संबंधकत्वे सति ज्ञानत्वम, इस प्रकार ही कहेंगे तो फिर पर्वते घटः अथवा घटवान पर्वतः, इस ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान परामर्श है नहीं, किंतु इस ज्ञान में पक्ष का संबंध भी विषय है, पक्ष पर्वत है उसका संबंध भी विषय है इस ज्ञान में, और घट भी विषय इस ज्ञान में हो रहा है, ज्ञानत्व भी है ही। घट और पर्वत के संबंध को यह ज्ञान विषय बना रहा है और इस ज्ञान में ज्ञानत्व भी है। अतः पक्ष संबंध विषयकत्व और ज्ञानत्व, इन दोनों धर्मों के पर्वतो घटवान इस ज्ञान में होने के कारण अतिव्याप्ति हो जाएगी। यह परामर्श का लक्षण का लक्ष्य नहीं है, अतः अतिव्याप्ति हो जाएगी। इस अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपकत्व का भी यहाँ पर निवेश करना चाहिए परामर्श के लक्षण में। पर्वतो घटवान इस ज्ञान में यद्यपि पक्ष संबंध विषयकत्व है, ज्ञानत्व भी है, किंतु व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपकत्व इस ज्ञान में न होने के कारण अतिव्याप्ति नहीं होती है। तो फिर परामर्श का उदाहरण क्या है? तो उदाहरण कहते हुए हम आगे बताएंगे कि परामर्श का उदाहरण क्या है। पहले परामर्श का जो लक्षण कहा गया है, जो आचार्य ने पक्ष धर्म, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता और ज्ञानत्व, इन दो धर्मों को व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानजन्यम ज्ञानम परामर्श, ज्ञानजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, ये जो है अनुमिति का लक्षण है। यहाँ पर व्याप्ति इतना ही समझना चाहिए, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, इतना ही यहाँ लक्षण है परामर्श का लक्षण। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, ये तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान जन्य ज्ञानम अनुमिति ही है। यहाँ पर यदि आप ये थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है, वहाँ टाइपो है, इसको आप समझ लीजिएगा। ग्रंथ आप निकाल लीजिए, ग्रंथ में देखिए इस पंक्ति को, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, इस प्रकार का परामर्श का लक्षण लिखा गया, उसी का निरूपण यहाँ पर किया गया है। अब हम परामर्श के उदाहरण को देखेंगे। जैसा कि आचार्य ने कहा है, वह्निव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, इस प्रकार का परामर्श का उदाहरण है। अब यहाँ पर जो वह्निव्याप्य में जो व्याप्य शब्द आया, इस व्याप्य शब्द का अर्थ है व्याप्ति का आश्रय, अर्थात जहाँ व्याप्ति रहती है। वह्नि की व्याप्ति कहाँ रहती है? धूम में रहती है, अतः वह्नि का व्याप्य है धूम। तो वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, इस प्रकार का ये जो ज्ञान है, ये परामर्श का उदाहरण होता है, यह परामर्श कहलाता है। वह्नि निरूपित व्याप्त्याश्रय धूमाश्रय पर्वत, अर्थात देखिए इस ज्ञान में देखिए व्याप्ति का भी भान हो रहा है और पर्वत और धूम का जो संबंध है आश्रय, उसका भी
भान हो रहा है। एक तरह से यदि देखा जाए तो यहाँ यह ज्ञान कैसा ज्ञान है? व्याप्ति विषयक है, अर्थात व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता का निरूपक है और पक्ष संबंध को भी विषय बनाता है, अतः पक्ष संबंध विषयक है और ज्ञान है, इसलिए इस ज्ञान को हम परामर्श कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पर्वत है, पर्वत में धूम है, धूम में व्याप्ति है, ये तीन, और इस व्याप्ति में प्रकारता है और इस प्रकारता का निरूपक ये ज्ञान है वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। ये जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान में मुख्य विशेष्य पर्वत है, उस पर्वत में धूम प्रकार है और धूम में व्याप्ति प्रकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर यह कैसा ज्ञान है? और व्याप्ति में यहाँ पर देखिए वह्नि प्रकार, तो यह ज्ञान कैसा है? वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यत्वावच्छिन्न, जैसा कि यहाँ पर दो जो अंतराभासमान विषयता है इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, तो इनमें अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव संबंध होता है। तो वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यत्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पर्वतनिष्ठ विशेष्यता का निरूपक यह ज्ञान है। तो इन सभी विषयताओं का निरूपक यह ज्ञान है, पर्वतनिष्ठ विशेष्यता का भी निरूपक ज्ञान है। तो इस प्रकार से वन्यनिष्ठ प्रकारता पर्वतो वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यह जो ज्ञान है वह वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित धूमनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पर्वतनिष्ठ विशेष्यता निरूपक ज्ञान है। इस प्रकार के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। तो वह्नि की व्याप्ति का आश्रय जो धूम है, ऐसे धूम वाला यह पर्वत है। इस प्रकार का यह जो ज्ञान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो पर्वत दिख रहा है वह धूम वाला पर्वत है। इस प्रकार का हमको ज्ञान हो रहा है, धूम वाला पर्वत है। किंतु ये जो धूम है, इस धूम में वह्नि की व्याप्ति भी है। अभी हम जब व्याप्ति की चर्चा करेंगे तो आपको यह बात अत्यंत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि व्याप्ति क्या है। तो वह्नि की व्याप्ति वाला धूम इस पर्वत में है। इस प्रकार का जो हमें ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम परामर्श कहते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा अंतराभासमान विषयता, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये अंतराभासमान विषयता किन्हें कहते हैं? जब एक किसी पदार्थ में, एक पदार्थ मान लीजिए ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, तो इसमें देखिए आप, तो इस पदार्थ में एक ही विषयता है, प्रकारता एक ही विषयता है, और इस पदार्थ में दो विषयताएं हैं, विशेष्यता भी है इस पदार्थ में और प्रकारता भी है, और इस पदार्थ में भी दो विषयताएं हैं, एक विशेष्यता और एक प्रकारता, और इसमें एक ही विषयता है। तो अंतराभासमान विषयता उन विषयताओं को कहते हैं कि जिस किसी पदार्थ में यदि दो विषयताएं, यदि ज्ञान से निरूपित दो विषयताएं हों, तो उन दोनों विषयताओं को, यदि दो विषयताएं एक ही पदार्थ में हैं, तो उन दोनों विषयताओं को अंतराभासमान विषयता, इस प्रकार न्याय दर्शन की भाषा में कहते हैं। तो यहाँ पर जो अंतराभासमान विषयताएं हैं, जैसे व्याप्ति में रहने वाली जो विषयताएं हैं, वे अंतराभासमान विषयताएं हैं। तो इन दोनों विषयताओं के बीच में एक संबंध होता है, अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव संबंध, जिसे शास्त्र की भाषा में कहते हैं। इस संबंध को बोलने की रीति इस प्रकार से है कि इन दोनों विषयताओं के बीच में हम अवच्छिन्न शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यतावच्छिन्न प्रकारता, इस प्रकार से हम उसको बोलेंगे अंतराभासमान विषयताओं को। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। अंतराभासमान विषयता उन विषयताओं को कहते हैं जो विषयताएं एक ही पदार्थ में विद्यमान हो। जैसे उक्त परामर्श के लक्षण में आप देख रहे हैं, व्याप्ति में एवं धूम में दो दो विषयताएं हैं, विशेष्यता भी है, प्रकारता भी है। तो अंतराभासमान विषयताओं के मध्य अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव संबंध होता है। इस प्रकार परामर्श के लक्षण का हम निम्न रीति से परिष्कार कर सकते हैं। देखिए, वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित धूमनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पर्वतनिष्ठ विशेष्यता निरूपकम ज्ञानम परामर्शः।
तो इस प्रकार से परामर्श का लक्षण यहाँ पर समाप्त होता है। यथा उसी ग्रंथ को यहाँ पर बताया गया, यथा वह्नि व्याप्य धूमवानयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति। तो जिस प्रकार वह्नि व्याप्य धूमवानयम पर्वतः यह ज्ञान परामर्श है और उससे जन्य जो ज्ञान है पर्वतो वन्यमान, इस ज्ञान को हम अनुमिति कहते हैं। तो आज के दिन का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने परामर्श के लक्षण पर चर्चा की, अनुमिति को भी समझा और अनुमान को भी हमने उसके विषय पर भी चर्चा की, सामान्य चर्चा। अब अगली कक्षा में हम व्याप्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।